हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फोर्स्ड ऑसिलेशन एंड रेजोनेंस का टॉपिक पढ़ेंगे और ये टॉपिक आपका लास्ट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर को ऑसिलेशन का। आई होप आपको बाकी सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है ये वाला भी आपका। फोर्स्ड ऑसिलेशन नाम से पता चल रहा है कि कुछ एक्सटर्नली फोर्स लगाया जा रहा है इस पे, इसकी ऑसिलेशन को बनाने के लिए। ठीक है, तो ये होता क्या है फोर्स ऑसिलेशन? मान लीजिए कि हमारा कोई एक सिस्टम है। आपको एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूं तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखिए इसको। तो आज का हमारा टॉपिक है फोर्स्ड ऑसिलेशन। तो हमारा जो एग्जांपल है वो क्या रहेगा, एक ले लेते हैं, मान लीजिए स्प्रिंग, और इस स्प्रिंग पे एक ब्लॉक को अटैच कर दीजिए एम को। ठीक है, अब जब मैं इसको अटैच करूंगा तो इस ब्लॉक को मान लीजिए मैंने एक सिंपल सा फोर्स लगाया और इस फोर्स के कारण ये हल्का सा डिस्प्लेस हुआ होगा यहाँ से यहाँ तक। मान लीजिए कि ये एक्स डिस्प्लेसमेंट हो गया इसको, और इसके बाद मैंने इसको छोड़ दिया। जब मैंने इसको छोड़ा तो क्या होगा, जब मैं इसको छोड़ूंगा तो ये सिस्टम जो होगा ये ऑसिलेट करना चालू हो जाएगा। अगर मैं इसको एक सिस्टम मानूं तो ये क्या होगा, ये सिस्टम ऐसे ऐसे होने लग जाएगा। अब इसमें ड्यू टू द डैम्पिंग फोर्स के कारण इसका जो आपका एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज होना चालू हो जाता है। ये चीजें हमें मालूम है, डैम्पिंग वाले में हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। कुछ इस टाइप से ये दिखाई देता है। देखिए ऐसे ही कुछ दिखाई देगा। इसमें एक चीज कॉमन, एक चीज मेन चीज है, देखिए क्या है वो, कि इसका 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 सभी का ये जो फ्रीक्वेंसी है, मैं थोड़ा पतला बना दे रहा हूं यहां पास में, बट सभी की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको सेम मिलने वाली है। ठीक है, यहां पास में, बट इसका एम्पलीट्यूड जो है वो डाउन हो जाता है। मान लीजिए अब इसका एम्पलीट्यूड जो है डाउन हो जाता है और धीरे 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 ये आपका फ्लैट होने चालू हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, हमको इसका ये जो ऑसिलेशन है, जो ये इतना हो रहा है, इसका जो एम्पलीट्यूड है उसे हमको मेंटेन करना है। मान लीजिए जो हम लोग अनडैम्प्ड में पढ़े थे, प्रैक्टिकली देखा जाए तो दुनिया में ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहां पास में आपको अनडैम्प्ड ऑसिलेशन मिले। हर जगह में ऑसिलेशन तो है पर डैम्प्ड होगा ही होगा, क्योंकि आपको प्योर मतलब एक वैक्यूम जैसा जगह नहीं मिलेगा जहां पास में कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। चाहे वो कुछ भी ले लीजिए, चाहे यहां पास में ले लेंगे तो यहाँ एयर रेजिस्टेंस होगा, अब इसको वैक्यूम में डालेंगे तो एयर रेजिस्टेंस ना मिले, तो पर ये स्प्रिंग है तो यहाँ पास में फ्रिक्शनल फोर्स आ सकता है। ऐसे काफी सारे वजह हो सकती है जिसके कारण इस पे डैम्पिंग हो सकती है कंप्लीटली। ठीक है, तो इस पे अगर डैम्पिंग हो रही है तो हमें क्या करना है, हमें तो साइन वेव चाहिए या कोसाइन वेव, मतलब कि एक कंप्लीट एम्पलीट्यूड। अभी इसको ऐसा समझिएगा कि मान लीजिए आप गाना सुन रहे हैं, गाना सुनते टाइम उसकी कुछ फ्रिक्वेंसी होती है, अब म्यूजिक सुन रहे हैं उसकी कुछ फ्रिक्वेंसी होती है। अगर वो डैम्प कर जाएगा तो आपका आवाज का वॉल्यूम क्या होगा, ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा। पर आप चाहते हैं कि वो उतने ही वॉल्यूम में फिक्स रहे। हमारे गाने जब हम सुनते हैं तो वॉल्यूम से, अगर मोबाइल से सुन रहे हैं तो एक बटन दबा के उसका लेवल को सेट कर दिया जाता है कि इसका लेवल 18 होना चाहिए, मोबाइल जो गाना हम सुन रहे हैं, या फिर 15 होना चाहिए या तो 10 होना चाहिए। तो वो सब क्या है, वो हम अप्लाई कर रहे हैं, एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो वो जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पास में, इसका एम्पलीट्यूड को मेंटेन करने के लिए, यही तो है एक्सटर्नल फोर्स जो उसको मेंटेन कर रहा है, और हमारे कानों में जो आवाज सुनाई दे रही है वो मेंटेन रह रही है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करेंगे हम तो जिससे भी हम गाना सुन रहे हैं, जो भी डिवाइस से हम सुन रहे हैं, उसका एम्पलीट्यूड धीरे 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 डाउन होता जाएगा, और उसे मेंटेन करने के लिए हमें एक्सटर्नली एनर्जी देना पड़ेगा एक्सटर्नल फोर्स की तरफ से। और वो एक्सटर्नली किस लिए होगा, कहाँ से मिलेगा वो एक्सटर्नली? वो एक्सटर्नल एनर्जी हमारे मोबाइल के बैटरी से मिल सकती है, एकदम सिंपल सा चीज़ है। या फिर आप चाहे तो MP3 प्लेयर से सुन रहे हैं तो उसमें के बैटरी से मिल सकती है। ये काफ़ी सारे जगहों में यूज़ होता है। सबसे ज़्यादा आपका इसका मोबाइल में आप समझ सकते हैं इसको, कि जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारे आवाज़ जो है वो दबनी नहीं चाहिए, और दबनी भी नहीं चाहिए, और प्योर एकदम सिंपली जानी चाहिए, मतलब आपका एम्पलीट्यूड दबना नहीं चाहिए कि अगले वालों को एकदम क्लियर सुनाई दे। तो उसके लिए वो भी बैटरी कंज्यूम करेगा। तो वो बैटरी भी कहाँ से कंज्यूम करता है, आपका मोबाइल के बैटरी से ही कंज्यूम करने वाला है, बनी बनाई बात है। और उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट में एनर्जी कंजम्पशन होता है, और जब हम बात करते हैं तो मोबाइल हीट भी हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से ये चीज़ें चलती हैं। आप रियल एप्लीकेशंस में भी इसको बहुत जगहों में जोड़ सकते हैं। मान लीजिए कि आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, और एक तरीका आपको बता रहा हूँ समझने का, और गाड़ी
जब चलती है रोड पे तो गड्ढे आते हैं या फिर थोड़ा बहुत भी आपका कुछ तो वाइब्रेशन उसमें से निकलता है आपके रोड, जब रोड में आपकी गाड़ी चलती है तो उससे आपकी गाड़ी थोड़ी बहुत वाइब्रेट होती है। और स्टार्टिंग में आपकी गाड़ी की कुछ भी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, या फिर आप बैठे हैं तो मैं बैठा हूँ मेरी भी कुछ फ्रीक्वेंसी है, मैं भी ऑसिलेट हो रहा हूँ, आपको पता नहीं चल रहा है पर मैं ऑसिलेट हो रहा हूँ एक्चुअली देखा जाए। पर अगर मैं गाड़ी में बैठा हूँ, एक सिनारियो बनाइएगा, आप गाड़ी में बैठे, गाड़ी वाइब्रेट होना चालू हुई तो आप गाड़ी में बैठे हैं तो आप भी गाड़ी के साथ वाइब्रेट होने लगते हैं। तो आप क्या हो रहे हैं, बाय फोर्स्ड हो रहे हैं गाड़ी के थ्रू आप पे, तो आपकी जो भी फ्रीक्वेंसी होगी वो चेंज हो जाएगी। आपकी फ्रीक्वेंसी, मेरी फ्रीक्वेंसी जो भी थी वो चेंज होकर किस फॉर्म में आ जाएगी, गाड़ी वाले ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में आ जाएगी। तो वो क्या कर रहा है, हमें फोर्स्ड कर रहा है और हम ऑटोमेटिक उसके वाइब्रेशन के फॉर्म में आ जाते हैं। तो आप गाड़ी में बैठे रहते हैं तो हल्का थकान भी आपको महसूस होगा। जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, थोड़ी देर बाहर रोड में आएंगे, जैसे ही गाड़ी के निकल के, तो आपको महसूस होगा कि हाँ अब थोड़ा रिलैक्सेशन हो रहा है, क्योंकि हम अपनी ओन नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे आ चुके हैं। इस टाइप से चीजें हमको मिलती है। जैसे कि अर्थक्वेक आ जाता है तो हम बाहर खड़े हैं, समझ लीजिए मेरी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी है, अर्थक्वेक आएगा जब, ठीक है, आपका भूकंप जिसको बोलते हैं, तो जब वो भूकंप आएगा तो वो जमीन के साथ वाइब्रेशन लेके आता है और वो वाइब्रेशन हमारे शरीर पे पड़ता है और हम हिलना चालू हो जाते हैं। मतलब जमीन हिलेगी तो हम भी हिलेंगे। तो क्या होता है, हम तो अपने मेन नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे थे, पर जमीन हिला तो उसकी फोर्स्ड हो गया ड्यू टू द अर्थक्वेक के कारण, और वो फोर्स फ्रीक्वेंसी हमारे अंदर आ गई और जब हमारे अंदर आई तो हम हिलना चालू हो गए। ऐसे ही आपके बहुत सारे एग्जाम्पल है। एक बेस्ट एग्जाम्पल आपका ये भी है, मान लीजिए कि कोई ऐसी जगह है जहां पास में बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आता है और वहां के अर्थक्वेक आने से जितने भी कंस्ट्रक्शन की चीजें वो आपकी टूट जाती हैं। ये आपने देखा भी होगा भूकंप आने से। अब वो टूटता क्यों है, सबसे पहला चीज तो इसको समझिएगा। मान लीजिए कि अर्थक्वेक आया, ठीक है, अर्थक्वेक आने के बाद वो आपका जमीन के सरफेस से आएगा और बिल्डिंग में जाएगा। अभी मान लीजिए कि बिल्डिंग की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी और अर्थक्वेक की फोर्स्ड की एक फ्रीक्वेंसी थी। अब इसको समझिएगा, ठीक है, जैसे ही अर्थक्वेक की जो फोर्स फ्रीक्वेंसी थी, फोर्स ऑसिलेशन जो हो रहा था उसका, वो अर्थ की नेचुरल फ्रीक्वेंसी को बिगाड़ के अपने अंदर ले लिया और अर्थ जो आपका बिल्डिंग है उसको फोर्स ऑसिलेशन करके करने लग गया। तो अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होगा तो आपका पूरा बिल्डिंग जो है वो भी हिलना चालू हो जाएगा और ब्रेक हो जाएगा। तो आजकल के जितने भी कंस्ट्रक्शन हैं वो क्या करते हैं कि अर्थक्वेक आएगा तो उसका एक मेजरमेंट बनाते हैं। ये हर जगह तो नहीं होता है, पर अगर जिन लोग टेक्नोलॉजी से, मतलब टेक्नोलॉजी से चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से बना रहे हैं, उन लोग ये काम जरूर करते हैं। उन लोग क्या करते हैं कि आपका जो कंस्ट्रक्शन है उसका जो बेस लेवल होता है उसे वो लोग क्या करते हैं कि आपका अर्थक्वेक कितना भी आ जाए वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी नहीं छोड़ेगा, और अगर वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी नहीं छोड़ेगा तो अर्थक्वेक का जो भी फोर्स्ड ऑसिलेशन वाला फ्रीक्वेंसी है वो हमारे अर्थ को, हमारी बिल्डिंग को अपने फोर्स वाले ऑसिलेशन पे नहीं लेके जा पाएगा। अगर नहीं ले पाएगा तो हमारा बिल्डिंग जो है वो हिलेगा नहीं, वाइब्रेट नहीं होगा, ठीक है, मतलब उसके ऑसिलेशन पे नहीं जाएगा और हमारा बिल्डिंग बच जाएगा सिंपली तरीके से एकदम। तो ये है एक तरीका। तो सबसे ज्यादा इस टेक्निक का यूज आपका गुजरात में, आपका जो कच्छ एरिया है जहां पास में बहुत ज्यादा भूकंप आता है हमारे इंडिया में, उस एरिया में वहां पास में इसका यूज किया जाता है इस टेक्निक को। उन लोग क्या करते हैं, जो बेस सरफेस होता है वहां कुछ स्प्रिंग सिस्टम लगाते हैं। अर्थक्वेक जब आता है तो जो वो भूकंप के कारण जो वो अर्थ आपका हिलाने की कोशिश करता है हमारे बिल्डिंग को, तो जो स्प्रिंग है वो उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है और बिल्डिंग को हिलने नहीं देता। अब जब बिल्डिंग नहीं हिलेगी अर्थक्वेक के जैसे, तो हमारी जो बिल्डिंग है वो क्या रहेगी, स्टेबल फॉर्म में रहेगी। और अगर स्टेबल फॉर्म में रही, अर्थक्वेक का ऑसिलेशन इसको अगर बिगाड़ नहीं पा रहा है, तो हमारी बिल्डिंग क्या रहेगी, सेफ रहेगी। इस टाइप के कंस्ट्रक्शन अर्थक्वेक एरिया में सबसे ज्यादा किए जाते हैं। इसमें थोड़ा खर्चा बैठता है पर कम से कम अर्थक्वेक से तो बच पाते हैं। तो ये फोर्स्ड ऑसिलेशन का थोड़ा बहुत अब आपको आइडिया हो रहा होगा, मतलब बाहर से हमारे जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे वो जो चल रहे हैं उनके ऑसिलेशन को बिगाड़ने का काम होगा देखा जाए तो, ठीक है। तो इस टाइप की चीजें हैं। तो अगर इसको फोर्सली किया जाए और इसके एम्पलीट्यूड को मेंटेन हमको करना है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स्ड ऑसिलेशन करना पड़ेगा इस पे। ओके है एकदम, थोड़ा बहुत अब आपको क्लियर हो रहा होगा रफली आइडिया एकदम। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास एक पेंडुलम है, आपके घरों में देखा होगा आपने पेंडुलम, आजकल सब इलेक्ट्रिक वाले आने लग गए हैं, ठीक है। तो अगर इसको आप छोड़ेंगे तो ये क्या होगा, ऐसे ऑसिलेट करना चालू करेगा।
पर धीरे धीरे क्या होगा, ये इसका ऑसिलेशन यहाँ से कम होते जाएगा, इतना होगा, फिर धीरे धीरे ये सब छोटे होते होते तो यहाँ तक पहुँच जाएगा। और हम घर में देखे हैं कि हमारे आजू बाजू आजकल हमारे पास में जो भी घड़ी आ रही है पेंडुलम वाली, वो कंटिन्यूसली ऑसिलेट होती रहती है। तो इनको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो वो एनर्जी कहाँ से मिलेगा, जो आपके घड़ी के बैटरी, घड़ी में जो बैटरी लगा हुआ है उससे वो एनर्जी लेगा और ऑसिलेशन को मेंटेन रखेगा। देखिए इस टाइप से, तो बैटरी क्या कर रहा है, फोर्स्ड कर रहा है उसको कि आप इसी ऑसिलेशन पे चलते रहो, इसी ऑसिलेशन पे, ठीक है, फोर्स्ड कर रहा है। समझ में आ रहा है अब आपको? ठीक है, अब आई होप आपको ये चीजें अब अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब इसका मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा है। आई होप आपको ये फोर्स्ड ऑसिलेशन समझ में आ गया होगा यहाँ पास में। इसके बाद एक टॉपिक है रेजोनेंस करके, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद में। पहले आपको मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझा देता हूं। इसको आपके एनसीईआरटी बुक पे डायरेक्ट लिख दिया गया है, पर हम इसको थोड़ा डिटेल में करके देखेंगे और समझेंगे कि कैसे चीजें बन रही हैं, कैसे आपका मैथमेटिकल पॉइंट व्यू आपको हेल्प कर रहा है आपके फोर्स्ड ऑसिलेशन को समझने में, और रेजोनेंस पॉइंट को भी समझाएगा वही आपका मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, तो तैयार हो जाइए। थोड़ा सा आपको ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लगेगी और थोड़ा सा डिफरेंशिएशन की, और थोड़ा सा कंसेप्ट आपको मेरे पिछले वीडियो पे लगेगा। ठीक है, तो समझिए। सबसे पहला आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ, सॉरी न्यूटन्स सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यही है आपका सबसे पहला, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब कि जब हमारा कोई भी सिस्टम को हम फोर्स लगाएंगे, स्मॉल फोर्स, और जिसके कारण वो ऐसे वाइब्रेट होना चालू हो जाएगा, तो उस पर एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। पर वो जो मूवमेंट ले रहा है, तो वो सिस्टम जरूर एक्सेलरेट हो रहा होगा, ऐसे मूवमेंट ले रहा है अगर, तो उस पर सेकंड लॉ तो बनता ही है। तो हमारा बनेगा फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब ये वाला जो मिल रहा है हमको, ये किसके प्रोपोर्शनल में रहेगा, ये वाला जो मिल रहा है, ये फोर्स वाला किसके प्रोपोर्शनल में रहेगा, तो हमारे पास में इसके बराबर करने के लिए हमारे पास में काफी सारे फोर्स है। पहला है हमारा माइनस के ऑफ एक्स। अगर मैं स्प्रिंग को लेके चलता हूं, तो के इज अवर स्प्रिंग कांस्टेंट, माइनस सिंबल फॉर रिस्टोरिंग, और x इज फॉर डिस्प्लेसमेंट। ओके है, ठीक है। एक और फोर्स यहां पास में हमें मिलेगा, माइनस bv। b इज अवर डैम्पिंग कांस्टेंट, इसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा इसके कि कहां से आ रहा है। नेगेटिव सिंबल ऑल्सो, मतलब इसमें जो भी मूवमेंट हो रहा है उसको अपोज करने में लगाएगा, तो इसके लिए यहां पास में नेगेटिव सिंबल लग गया। एंड v इज द वेलोसिटी, और ये इक्वेशन हमें स्ट्रोक्स लॉ से मिलता है। इसके अलावा इस ऑसिलेशन को मेंटेन करने के लिए हम इस पे एक्सटर्नल फोर्स भी लगा रहे हैं, तो वो एक्सटर्नल जो फोर्स है वो बनेगा f ऑफ 0 cos ओमेगा डी टी। अब जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो उसका फोर्स ऑसिलेशन का भी कुछ फ्रीक्वेंसी रहेगा, और वो है ओमेगा डी। ये फोर्स ऑसिलेशन जो है हमारा लगा रहे एक्सटर्नली, ठीक है, उस पीरियड को मेंटेन करने के लिए वो है ओमेगा डी। ठीक है, और दिस इज अवर एम्पलीट्यूड। तो ये इसके साथ में जो भी चेंज आएगा वो हमारा f बनेगा फोर्स, जो भी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। और ये आपका मेन एक्चुअली जो फोर्स लगाए थे, और इसके साथ में ये cos ओमेगा डी के साथ में वो वेरी करेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे तीन फोर्स बनते हैं जो इस वाले को अप्लाई कराएंगे, मतलब हमारा मोशन में लेके आएंगे, न्यूटन सेकंड लॉ पे लेके आएंगे। तो इन सभी को जोड़ के ये इसके बराबर आने वाला है, तो इन सभी को जोड़ दीजिए जो इसके बराबर आएगा। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, हमारा इक्वेशन बनेगा एम ए इक्वल टू माइनस के ऑफ एक्स माइनस बी वी प्लस f0 cos ओमेगा डी ऑफ टी। दिस इज अवर फाइनल इक्वेशन। अगर इसे डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लिखा जाए तो इसे कैसे लिख सकते हैं, तो इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए सबसे पहला, तो हम लेते हैं कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये वाला x वाला, इसका एक इक्वेशन मान लेते हैं। तो क्या है वो, a cos ओमेगा डी टी प्लस फाई ऑफ 0। इस इक्वेशन को आपने काफी बार देखा भी होगा। ठीक है, सिंपल सा इक्वेशन है cos वाला हमारा। अब इसी को अगर मैं सिंगल डिफरेंशिएशन पे लेके आऊं तो ये बनेगा dx बाई डी टी। ए तो वैसे ही रहने वाला है, cos ओमेगा डी टी प्लस फाइव का इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन ओमेगा डी टी प्लस फाइव ऑफ 0, और ओमेगा डी टी का
जो इंटीग्रेशन आपका डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, ओमेगा डी। तो हमारा जो इक्वेशन है वो क्या बन के आएगा यहाँ पास में, माइनस ओमेगा डी ए साइन ओमेगा डी टी प्लस फाई ऑफ जीरो। दिस इज अवर dx बाई dt, और dx बाई dt क्या होता है हमारा, वेलोसिटी होता है। आराम से हम इसको यहाँ पर पुट कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अगर इसको मैं एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं तो दिस इज अवर एक्सेलरेशन, जो कि हम इस जगह में पुट करने वाले हैं। देखिए अभी कैसे करेंगे, तो इसको अगर मैं डबल डिफरेंशिएशन करूं तो ओमेगा डी और इसका डिफरेंशिएशन करने से एक और निकल जाता है, तो ये ओमेगा डी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये तो वैसे ही रहने वाला है, और साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस ओमेगा डी टी प्लस फाइव। दिस इज अवर एक्सेलरेशन फॉर्मूला, ठीक है। अब इसको मैं डिफरेंशियल फॉर्म में लिखता हूं, उससे पहले मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेता हूं। देखिए एम ए प्लस के एक्स प्लस बी वी इक्वल टू फोर्स ऑसिलेशन का फॉर्मूला, यही है। तो अब ये कंप्लीटली आपका ये जो फोर्स लगा रहा हूं जो मैं, वो किसके बराबर है, एम ए प्लस के एक्स प्लस बी वी। अब इसमें से मैं एम को बाहर निकाल लेता हूं, इसको इधर भेज देता हूं, ठीक है। तो देखिए a प्लस के अपॉन एम एक्स प्लस बी अपॉन एम वी इक्वल टू एफ जीरो कॉस ओमेगा डी ऑफ टी, ओके है, ठीक है। अब इन सभी को मैं डिफरेंशियल फॉर्म में लिख देता हूं और इस m को यहां नीचे ले आता हूं। तो a का क्या होगा, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर के अपॉन एम एक्स बी अपॉन एम वी, सॉरी ये ठीक है, x तो ठीक है, और v को लिखेंगे dx बाई डी टी इक्वल टू एफ जीरो अपॉन एम कॉस ओमेगा डी ऑफ टी, ओके। So this is the differential equation of forced oscillation. Differential equation of forced oscillation. सिंपल सा था एकदम, ठीक है। अब क्या करना है, इन सभी की वैल्यू को यहां से उठा के यहां पर पुट करना है हमको, और हमको क्या निकालना है, ये जो एम्पलीट्यूड को मेंटेन करा रहा है उस एम्पलीट्यूड को निकालना है सबसे पहले, प्लस ये जो फाई हमारे पास में दिख रहा है जो एंगल से वो मेंटेन करवा रहा है उस फोर्स ऑसिलेशन को, उसको निकाल के देखना है। और बाद में एम्पलीट्यूड से हम इक्वेशन से ये भी पता करेंगे कि वो रेजोनेंस पॉइंट क्या होता है, और अगर डैम्पिंग बहुत कम हो जाए तो हमारा जो वेव है वो किस टाइप का दिखाई देता है, ठीक है। और फिर बाद में मैं इसका एग्जांपल भी आपको बताऊंगा कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, वैसे मैंने इसका नोट्स बनाया है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं भी नोट करेंगे तब भी आपको ये कोई प्रॉब्लम नहीं करने वाला है, ठीक है। ठीक है, तो मैं इसको रफ करता हूँ और आगे बढ़ते हैं, ठीक। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब इनकी वैल्यूज जो है वो इस इक्वेशन में पुट किया जाए, ठीक है, और अपने इस इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर की हमारी जो वैल्यू है वो क्या निकल के आती है, माइनस ओमेगा स्क्वायर डी ए कॉस ओमेगा डी ऑफ टी प्लस फाइव। ये बार बार टी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टी के फॉर्म में लिया जाए तो हम ओमेगा डी को ले लेंगे तब भी हमारा काम हो जाएगा। तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पास में, विद रिस्पेक्ट टू टी के फॉर्म में नहीं लिखता हूँ इसको, ठीक है। प्लस के अपॉन एम, के अपॉन एम क्या होता है, के अपॉन एम होता है ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, के अपॉन एम अंडर रूट में, अगर बोथ साइड स्क्वायर करूंगा मैं, मेरा के अपॉन एम क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के अपॉन एम, यही निकल के आने वाला है। तो के अपॉन एम की जगह मैं पुट कर देता हूँ ओमेगा स्क्वायर, ओके है। अब यहाँ x की वैल्यू है, x की वैल्यू क्या होती है हमारी, देखिए a cos ओमेगा d प्लस 5, ठीक है, t हटा दिया हूं मैं, विद रिस्पेक्ट टू t के फॉर्म में है इसीलिए, प्लस b अपॉन m, ओके। और v की जो वैल्यू है वो क्या निकल के आ रही है यहाँ पास में, ओमेगा डी ए, तो इस माइनस को हटा देता हूं मैं और ये वाला माइनस यहां निकाल के ले आता हूं, ओमेगा डी ए साइन ऑफ ओमेगा डी प्लस फाई ऑफ जीरो, ओके है, ठीक है। अभी देखिए एफ ऑफ जीरो ऑफ एम कॉस ओमेगा डी। अब इस कॉस ओमेगा डी को थोड़ा सा मैं एक फॉर्म लेके आ रहा हूं, उसको समझिएगा।
कॉस ओमेगा डी प्लस 5 माइनस 5। देखिए कर सकता हूं ऐसा मैं। इसको करने का रीजन बहुत सिंपल सा है। मैं क्या करूंगा, इसको कॉस ए माइनस बी के फॉर्म में लेके आऊंगा। तो मेरे पास में एक फॉर्मूला है कॉस ए माइनस बी का। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है? थर्ड ट्रिग्नोमेट्री का जो मैं बता रहा था आपको यही है। इसको इसलिए किया जा रहा है कि इसको मैं एक्सपैंड करके ये लेफ्ट वाले इक्वेशन के साथ कंपेयर करना चाहता हूँ, और कुछ नहीं है। तो कॉस ए माइनस बी क्या आएगा? कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस प्लस साइन ए साइन बी। दिस इज अवर फॉर्मूला। ठीक है, अगर यहाँ ये माइनस की जगह आपका अगर प्लस हो गया होता तो ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी बन जाता। ओके है, ठीक है। अब इस वैल्यू को एक्सपैंड करते हैं। देखिए ये आएगा, इसमें से देखिए ये कॉस टर्म इसमें भी है और इसमें भी है, तो मैं इसको कॉमन ले लेता हूं यहाँ पास में, तो इक्वेशन थोड़ा मेरा छोटा बन जाएगा। तो यहाँ पास में क्या आने वाला है? देखिए कॉस ओमेगा डी प्लस 5 और ए को आप कॉमन निकाल लेंगे। ये पॉजिटिव टर्म को पहले लिख लेता हूँ, तो ओमेगा स्क्वायर, और इसको नेगेटिव टर्म को बाद में, तो ओमेगा स्क्वायर डी निकल आएगा। ए को आप बाहर निकाल लिए पहले यहाँ पास में। अब आता है सेकेंड टर्म, ये आएगा बी बाई एम ओमेगा डी ए साइन ऑफ ओमेगा डी प्लस 5। ठीक है, और इसको एक्सपैंड करते हैं तो देखिए क्या निकल के आता है? एफ ऑफ 0 अपॉन एम। फॉर्मूला को यहाँ पास में अगर लिखेंगे आप तो आएगा कॉस ए, मतलब कि कॉस ये वाला ए टर्म है तो आएगा कॉस ओमेगा डी प्लस 5। फिर आएगा कॉस बी, तो कॉस बी क्या है? 5, तो आएगा कॉस ऑफ 5 प्लस साइन ए, मतलब कि साइन ओमेगा डी प्लस 5। फिर क्या आएगा? साइन 5। ओके है, यही निकल के आने वाला है कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। ओके, अब देखिए ये कॉस वाले टर्म को इस वाले कॉस वाले के टर्म से कंपेयर करूंगा मैं, ओमेगा डी प्लस 5। तो यहां मैं लिख लेता हूं कंपेयरिंग कॉस ओमेगा टी प्लस 5 एंड साइन ओमेगा डी प्लस 5। देखिए ये वाला साइन वाला टर्म इसके साथ कंपेयर करूंगा मैं, कॉस वाले टर्म को इसके साथ कंपेयर करूंगा मैं। ओके है, देखिए कैसे कंपेयर किया जा रहा है। फर्स्टली मैं कॉस वाले टर्म को कंपेयर करता हूं, तो देखिए क्या आएगा? ए कॉस ओमेगा डी प्लस 5 ऑफ 0 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा डी। ओके, अब इधर वाले को देखिए तो ये f0m इसके साथ मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, तो इसको लिख सकता हूं मैं f0m कॉस ओमेगा डी प्लस 5 कॉस ऑफ 5। यही निकल के आने वाला है। इसमें ये वाले वैल्यू इसके साथ में कैंसिल हो जाता है, और हमारे पास में जो बच के आएगा वो क्या निकल के आएगा? यहाँ पास में कुछ छूट तो नहीं रहा है? नहीं छूट रहा है। तो ये आएगा a ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी, और इधर आएगा ओमेगा f0m डॉट कॉस ऑफ 5। ओके है, इस m को आप इधर शिफ्ट कर दीजिएगा तो आएगा एम ए ओमेगा स्क्वायर ओमेगा डी, और इधर आएगा f0 कॉस ऑफ 5। दिस इज अवर, कौन सा इक्वेशन का नाम दे दे? इसको दे देते हैं थर्ड। ओके है, ठीक है, थोड़ा आराम से देखिएगा, मिक्सअप मत कर दीजिएगा। ओके है, इसी तरीके से सेकंड वाले को हम कंपेयर करते हैं। तो सेकंड वाला कौन सा है? साइन टर्म। साइन टर्म कहाँ है? ये वाला टर्म और ये वाला टर्म। तो सेकंड वाले टर्म को कंपेयर करते हैं। देखिए तो क्या निकल के आएगा हमारे पास में? माइनस बी अपॉन एम ओमेगा डी ए साइन ऑफ ओमेगा डी प्लस 5 इक्वल टू, यहां पास में क्या आएगा? साइन ऑफ ओमेगा डी प्लस 5 माइनस साइन ऑफ 5। देखिए यही निकल के आया। यहाँ पास में f0 अपॉन m आएगा, इसमें से ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगा। ओके है, ठीक है। अब जो बच गया उसको लिख लेते हैं, तो यहाँ पास में आएगा माइनस बी बाई एम ओमेगा डी ए इक्वल टू f0 अपॉन m साइन ऑफ 5। m को इधर ले आइए, या फिर m कैंसिल हो जाएगा नीचे ही, हमारे पास बचेगा माइनस बी ओमेगा डी ए f0
साइन ऑफ फाई। ये दोनों इक्वेशन काफी काम के इक्वेशन है और इसी से हमारा एम्पलीट्यूड और ये जो फाई टर्म मैं बोल रहा था जो एंगल पे वो बनेगा वो निकल के आने वाला है। तो ये दोनों इक्वेशन को आपको बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है। पहला है एम ए ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर डी इक्वल टू एफ जीरो कॉस फाई और दूसरा है माइनस बी ओमेगा डी ए इक्वल टू एफ जीरो साइन फाई। ठीक है, तो मैं इसको रफ करता हूं और इसको आगे बढ़ाता हूं मैं। ठीक है, तो आपको क्लियर होते जाएगा। वैसे इस फाइव वाले टर्म को तो मैं यहां भी कर सकता हूं। अगर मैं 3 और 4 को यहां पास में डिवाइड कर दूं अगर मैं, तो देखिए क्या निकल के आता है। तो 4 वाले को पहले लिखूंगा, देखिए तो एफ जीरो साइन फाई अपॉन इसको यहां से डिवाइड कर लीजिए तो एफ जीरो कॉस ऑफ फाई कर देता हूं मैं। और इसका सामने वाला टर्म था ये बी ओमेगा डी ए अपॉन इधर था एम ए ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर डी। इसमें से ए, तो इसमें से ये वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद में ये ए और ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पास में एम बचेगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर डी और ये आपका एफ जीरो कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आपका बनेगा टेन फाइव और यहाँ पास में आपका निकल के आएगा माइनस बी ओमेगा ऑफ डी डिवाइड बाई एम ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी। दिस इज अवर टेन फाइव इक्वल टू, मतलब कि फाइव हमारा निकल के आ चुका है यहाँ पास में। तो ये टेन जो है वो उधर जाके इनवर्स के फॉर्म में आ जाने वाला है। ठीक है, सिंपल से था हमारा इक्वेशन। अब हमको एम्पलीट्यूड निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, उसके लिए ये दोनों इक्वेशन को, 3 वाले इक्वेशन को और 4 वाले इक्वेशन को पहले स्क्वायर करेंगे और बाद में ऐड करेंगे। तो इसका सिंपल सा लिखते हैं इसको स्क्वायरिंग एंड डिवाइडिंग। ठीक है, स्क्वायरिंग एंड डिवाइडिंग, तो उसके लिए मुझे जगह बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो हमारे पास में ये दोनों इक्वेशन है, इसको क्या करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। ठीक है, तो देखिए स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो इन दोनों लेफ्ट साइड वाले को स्क्वायर करके इसको ऐड कर देते हैं। देखिए क्या निकल के आएगा, एफ जीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव प्लस एफ जीरो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव और इस साइड में स्क्वायर करने से क्या निकल के आ रहा है, देखिए माइनस को स्क्वायर करेंगे तो प्लस के फॉर्म में आ जाने वाला है। ये आएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डी प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डी का होल स्क्वायर। ऑलरेडी वो ब्रैकेट में है इसीलिए। ठीक है, अब इसमें से एफ जीरो को आप कॉमन निकाल लीजिए, तो ये आएगा साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव। साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव की वैल्यू होती है 1, तो बाद में मैं इसको 1 कर दूंगा। यहां देखिए क्या निकल के आ रहा है, ए स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए, अंदर बचेगा बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डी और इधर बचेगा एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डी का होल स्क्वायर और यह आएगा ब्रैकेट के फॉर्म में। ओके है, ठीक है, इसमें से ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 1, तो बचेगा एफ जीरो स्क्वायर और ये आएगा ए स्क्वायर और इधर आएगा बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डी प्लस एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर डी का होल स्क्वायर। ओके है, सिंपल सा हमारा इक्वेशन था। अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए था एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड कैसे निकाला जाएगा, इसको यहाँ से डिवाइड कर दीजिए। तो मान लीजिए कि ए स्क्वायर को मैं इधर ले लेता हूँ, तो ये इसके नीचे आएगा, तो क्या आएगा एफ जीरो स्क्वायर और नीचे आएगा बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डी प्लस एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर डी का होल स्क्वायर। ए को रखेंगे तो अंडर रूट ऑफ एफ जीरो का स्क्वायर बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डी प्लस एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर डी का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट को आप बाहर निकालेंगे, इसी का एक एक्सटेंशन फॉर्म आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है, एफ जीरो अपॉन इसको इधर और इसको इधर कर दिया है, तो क्या करेगा एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डी और ब्रैकेट में लगा के ये 1/2 कर दिया है। तो जब स्क्वायर रूट को हटाते हैं तो ये 1/2 के फॉर्म में लिख देते हैं और एफ जीरो को अलग कर दिए, तो ये हमारा एम्पलीट्यूड निकल के आ गया। सिंपल सा था एकदम। ठीक है, अब इसी इक्वेशन के 2 फॉर्म बनाए जाते हैं। पहला बनाया जाता है कि अगर
डैम्पिंग हमारी बहुत ही ज्यादा कम हो जाए। क्या हो जाए? डैम्पिंग हमारी बहुत ही ज्यादा कम हो जाए। फर्स्टली, इफ डैम्पिंग इज स्मॉल, इफ डैम्पिंग इज स्मॉल, ठीक है। मान लीजिए कि अगर डैम्पिंग बहुत ही ज्यादा स्मॉल हो गई तो जो हम फोर्स लगा रहे हैं आपका मेंटेन करने के लिए वो भी बहुत मिनिमाइज हो जाएगा। अगर वो मिनिमाइज हो जाता है तो ये वाली जो वैल्यू है ओमेगा डी वाली वैल्यू, ये भी काफी ज्यादा मिनिमाइज हो जाएगी। और अगर ये मिनिमाइज्ड हो जाती है तो हमारा ए का वैल्यू क्या निकल के आएगा? F0, और ये आएगा आपका m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर डी अपॉन 1/2। इस स्क्वायर और इसके स्क्वायर को, यहाँ पास में एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर स्क्वायर 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास में निकल के आएगा फॉर्मूला F0 अपॉन m ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर। यही निकल के आने वाला है बिकॉज कि ओमेगा स्क्वायर डी की वैल्यू काफी ज्यादा कम है, तो उसके हिसाब से ये भी वैल्यू कम ही रहेगी, बट हम इसको हटाते नहीं है। फिलहाल में ये बात कर रहे हैं कि इफ द डैम्पिंग इज वेरी वेरी स्मॉल, मतलब बहुत ही कम डैम्प हो रहा है अगर, तो क्या हो जाएगा? उससे हमें फोर्स जो ऑसिलेशन लगा रहे हैं उसकी भी मदद हमको कम लेनी पड़ेगी, उसकी फ्रीक्वेंसी भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि हमें तो मेंटेन करके चलना है एम्पलीट्यूड को। तो ये वैल्यू कम हो जाने के कारण हमें ये इक्वेशन निकल के आता है, और ये इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। देखिए इसको समझिएगा। अगर मैं इसमें से ओमेगा स्क्वायर को बाहर निकाल दूं तो बचेगा क्या? 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर डी अपॉन ओमेगा स्क्वायर। अगर इसको देखेंगे आप तो ओमेगा डी अपॉन ओमेगा अगर लेता हूं मैं, तो इसकी वैल्यू अगर मैं 1 मान लूं, मान लीजिए, या 1 के नजदीक लेके जाऊं, तो मेरा क्या होगा वैल्यू? अगर मैं इसको 1 के नजदीक लेके जाऊंगा तो ये 1 का स्क्वायर मतलब 1, और 1 1 0 हो जाएगा यहाँ पास में, और ये पूरा वैल्यू नीचे का 0 हो जाएगा, और 1 अपॉन 0 क्या होता है? इन्फिनिटी। समझ रहे हैं बात को? अगर डैम्पिंग एकदम कम हो जाए और ये इसके बराबर हो जाए, ओमेगा के बराबर यहाँ पास में आ रहा है हल्का हल्का, मतलब इसका जो रेशियो है वो 1 के बराबर आना चाहिए नियर अबाउट, तो एम्पलीट्यूड हमारा इन्फिनिटी हो सकता है। बट हमको एक चीज मालूम है कि बिना डैम्पिंग के कोई ऑसिलेशन हो ही नहीं सकता, तो डैम्पिंग तो होगा ही होगा, और अगर डैम्पिंग होगा तो ये नियर अबाउट 1 के, मतलब इसकी वैल्यू आपका इन्फिनिटी कभी भी नहीं हो सकती है। मतलब ये जो एम्पलीट्यूड है ये वैल्यू 1 नहीं हो सकता, जिसके कारण ये वैल्यू 0 नहीं हो सकता, नीचे का वैल्यू डिनोमिनेटर, और अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता तो एम्पलीट्यूड कभी भी इन्फिनिटी नहीं मिल सकता है। ये नियर अबाउट दी 1 के आसपास, मतलब आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक पहुंच सकता है, पर इन्फिनिटी कभी भी नहीं आ सकता है। ठीक है, इसका भी रीजन मैं आपको बताता हूं अभी थोड़ी देर में कि वो इन्फिनिटी भी क्यों नहीं पहुंच सकता है। ठीक है, ठीक है, देखिए अब इसका कम होने के कारण इसको नेग्लेक्ट किया गया था, ठीक है ना। अगर इन्फिनिटी नहीं हो सकता है तो आपका जो फ्रीक्वेंसी जो एम्पलीट्यूड है वो किस टाइप से बनेगा उसको समझिएगा। तो उसके लिए आपके बुक में एक फ्रीक्वेंसी इस टाइप से बनाया हुआ, देखिए ये कुछ ऐसा, और दिस इज अवर ओमेगा डी अपॉन ओमेगा, ये 1 वैल्यू है, और ये आपका जैसे जैसे ये नियर अबाउट दी 1 के पहुंचेगा वैसे वैसे इसका जो विड्थ देख रहे हैं ये आपका कम होते जाता है, और ये है आपका ये जो वैल्यू, ये वाला पॉइंट देख रहे हैं, ये पॉइंट को बोला जाता है आपका रेजोनेंस पॉइंट, रेजोनेंस पॉइंट। ओके है, अभी इसको समझिए कि रेजोनेंस होता क्या है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जिन लोग भी एफएम सुनते हैं उनको एक आराम से समझ में आ जाएगा। तो एफएम सुनते टाइम पे क्या होता है कि एफएम स्टेशन वाले कुछ फ्रीक्वेंसी को ब्रॉडकास्ट करते हैं। ओके, तो वो उनकी कुछ फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद हमारे पास में मान लीजिए म्यूजिक प्लेयर है या रेडियो है, तो उस पे उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। हमने बैटरी के हेल्प से उसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी आपकी रेडियो की, उससे हम जो ब्रॉडकास्ट हो रहा है फ्रीक्वेंसी उस पे मैच करवा रहे हैं, फोर्स करवा रहे हैं। तो वो जो फोर्स करके उसको मैच करवा रहे हैं, किसको मैच करवा रहे हैं? रेडियो ब्रॉडकास्ट वाली फ्रीक्वेंसी को हमारे रेडियो के फ्रीक्वेंसी के लेवल पे। तो जब ऐसा होगा तो जो ब्रॉडकास्ट वाली फ्रीक्वेंसी है वो हमारा रेडियो वाला भी कैच करेगा, जैसे कि मैंने आपको बिल्डिंग वाला बताया था। तो उसके लिए एक एंटीना लगाया जाता है रेडियो के ऊपर में, तो वो क्या करता है, उस फ्रीक्वेंसी को कैच करता है, और उस फ्रीक्वेंसी को लेके रेडियो क्या करता है, उसे एम्पलीफाई करेगा अपने अंदर में,
और उसे बाय द स्पीकर की हेल्प से उसे आउटपुट देता है। और अगर वहाँ से म्यूजिक आ रही है तो आपके स्पीकर से म्यूजिक निकलेगा, अगर वहाँ से कुछ आपका कोई भी न्यूज़ आ रहा है तो आपके स्पीकर से न्यूज़ निकलने वाला है। तो ये जो मैचिंग करवाते हैं हम लोग, ठीक है, कौन सा, फोर्स्ड वाला और नेचुरल वाले को। नेचुरल किसका नेचुरल, ब्रॉडकास्ट वाले का नेचुरल, हमारे रेडियो का नेचुरल नहीं, ठीक है, ब्रॉडकास्ट वाले का नेचुरल। किससे, उससे, ब्रॉडकास्ट वाले से हमारे रेडियो की फ्रीक्वेंसी से मैच करवाना है, तभी तो वो कैप्चर करेगा। और जब कैप्चर करा के हम लोग दोनों को मैच करवाते हैं, उस वर्ड को बोला जाता है रेजोनेंस। उस वर्ड को क्या बोला जाता है, रेजोनेंस। इसी में 2-3 वर्ड अलग अलग आते हैं। एक तो रेजोनेंस हो गया, फिर ऑसिलेशन में भी मैंने आपको बताया था, डैम्प्ड मतलब कि आपका एम्पलीट्यूड कम होते जाता है, अनडैम्प्ड मतलब उसका एम्पलीट्यूड कम नहीं होगा पर वो पाया नहीं जाता है। एक होता है फ्री ऑसिलेशन, मतलब कोई सिस्टम को एक फोर्स लगा कर छोड़ दो, उसके बाद वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे ऐसे ऐसे मूव होता रहेगा, और वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे जो मूव हो रहा है उसे हम बोलते हैं फ्री ऑसिलेशन। इसके जितने भी डेफिनेशन है मैं आपको पीडीएफ नोट्स में दे दूंगा, ठीक है, तो इसमें परेशान होने वाली कुछ बात नहीं है। मेन पॉइंट है कि आपको रेजोनेंस समझ में आया है कि नहीं, ठीक है। रेजोनेंस मतलब कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी से हमारी फोर्स फ्रीक्वेंसी को मैच करवाना, ओके है, सिंपल सा चीज है। जैसे हम टीवी देखते हैं, तो ये जितनी भी चीजें हैं आपके टीवी देखते टाइम पे भी जो चैनल्स होते हैं, जो नंबर्स वो प्रोवाइड कराते हैं हमको, वो एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी का ही पॉइंट होता है। तो जैसे ही हम बटन से फ्रीक्वेंसी को, उस नंबर को पॉइंट दबाएंगे, तो टीवी पे क्या करेगा, वो टीवी उस फ्रीक्वेंसी पे सेट हो जाएगा, और उस फ्रीक्वेंसी पे जैसे ही सेट होगा तो वो चैनल हमें विजिबल हो जाएगा हमारे टीवी पे। ये भी आपका फोर्स एप्लीकेशन का एक आता है जो रेजोनेंस पार्ट पे चलता है। फिर हमारे जितने मोबाइल नंबर्स हैं, ये जितने भी मोबाइल नंबर्स हम देखते हैं, वो सब के सब फ्रीक्वेंसी होते हैं। तो अगर किसी को आपको कॉल लगाना है तो एक्चुअल में क्या होता होगा कि जैसे ही हम बटन दबाए तो मोबाइल क्या करता है, एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, और वो फ्रीक्वेंसी को टावर को भेजता है, और वो टावर को फ्रीक्वेंसी भेजने के बाद में वो मोबाइल नंबर की फ्रीक्वेंसी जिसके पास में भी होगी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, मतलब किसी ना किसी के पास तो वो नंबर होगा। अगर वो नंबर है और वो मोबाइल एक्टिवेटेड है ड्यू टू द टावर, तो वो चेक करेगा टावर की ये कहाँ पास में एक्टिवेटेड है ये फ्रीक्वेंसी, और वो आपके मोबाइल से जब कॉल लगाएंगे तो वो फ्रीक्वेंसी उस वाले मोबाइल के फ्रीक्वेंसी से मैच कराएगा और दोनों को ट्यून करवा देगा, ट्यून। और जैसे ही उसको ट्यून करवाएगा तो हमारा कॉल उससे जुड़ जाएगा और हम इजिली बात कर सकते हैं। इस टाइप से होता है। पुराने टाइम पे क्या होता था कि वन वे फ्रीक्वेंसी चलती थी, मतलब आप बात करेंगे तो अगला सिर्फ सुनेगा, फिर अगला बात करेगा तो सिर्फ आप सुनेंगे, पहले ऐसा चलता था। अभी आपका डुप्लेक्स हो गया, पहले सिंगल वे चलता था, अब डुप्लेक्स हो गया, मतलब आप भी बोल सकते हैं, वो भी बोल सकता है, दोनों बोल सकते हैं, दोनों को मैच कराया जाता है। कभी कभार आपको ये भी दिखाई देता होगा कि सिग्नल में प्रॉब्लम आने के कारण आपकी फ्रीक्वेंसी अगले वाले की जगह किसी और से मिक्स हो गई, क्योंकि नंबर्स के जो फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस होता है वो बहुत ही कम होता है। समझ लीजिए कि मेरा नंबर, किसी का नंबर आखिरी में 1 है, अगले का 2 है, तो फ्रीक्वेंसी में बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, ठीक है। तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि बाय द इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट या ऐसा कुछ, तो फ्रीक्वेंसी मिसमैच हो जाता है, कॉल दूसरे की जगह किसी और को लग जाता है। ऐसा भी आप फॉल्ट देखे होंगे, ठीक है। पर आज की डेट में ऐसा नहीं होता है, आज टेक्नोलॉजीज बहुत हाई हो चुकी हैं। तो क्या होता है, अब जब कॉल करते हैं किसी को, तो आपका जो फ्रीक्वेंसी है उसे पहले आपका जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर होगा वो उसको इनक्रिप्ट करता है। आपका इंक्रिप्शन का भी लेवल होता है 28 बिट, 64 बिट, 128 बिट या 256, सबसे अभी लेटेस्ट में 256 चल रहा है। उस बिट पे इंक्रीमेंट आपका होगा, मतलब कि इंक्रिप्ट होगा। इंक्रिप्ट होने के बाद में टावर के पास जाएगा, वो अगले मोबाइल को ट्रांसफर करेगा, और ये कनेक्शन को आपको सिक्योर करने के लिए उसे इंक्रिप्ट किया जाता है कि कोई और आके बीच में इंटरफेयर ना करे, कोई और सुन ना ले, ठीक है। किसी किसी को अथॉरिटी रहती भी है, जैसे सर्विस मोबाइल प्रोवाइडर लोग सुन सकते हैं, और पर ऐसे कानूनी देखा जाए तो उनको नहीं सुनना चाहिए। तो कभी कभार कोई केस होता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है, मिलिट्री लोग क्या करते, फोर्स करते कि हमें इनका बात सुनना है, ड्यू टू द नेशनल थ्रेट्स के कारण लोग ऐसा करते हैं, पर नहीं करना चाहिए वैसे तो, पर वो लोग कर सकते हैं, उनके पास में ये पावर होती है, ठीक है। कुल मिला के जो रेजोनेंस वाला पॉइंट है आपको क्लियर हो रहा होगा, जो मैच करने वाला है, ठीक है, क्योंकि आज के डेट में सब के सब मोबाइल चलाते हैं, तो ये बात उनको समझ में आती होगी अच्छे से कि कैसे हम कॉल करेंगे। जो नंबर्स हैं वो सब के सब आपकी फ्रीक्वेंसी ही है, ठीक है। तो वो नंबर आपके मोबाइल का एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, इसको आप याद रखिएगा, ओके है। तो ये रेजोनेंस वाला पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब मान लीजिए कि हम ओमेगा, जो हमारा फोर्स्ड वाला ऑसिलेशन वाला है, उसे हमारे मोबाइल के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करवाना है अगर हमको, तो हमको क्या करना पड़ेगा।
तो उसके कारण अगर ये देखिए ये ओमेगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ये ओमेगा डी हमारा फोर्स फ्रीक्वेंसी, अगर ये दोनों के दोनों इक्वल हो गए तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। और जब ऐसा होगा तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास में बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डी बचेगा, मतलब एफ जीरो अपॉन ओमेगा डी बचेगा खाली देखा जाए तो, ठीक है कि नहीं। और जब खाली हमारे पास में इतना वैल्यू बचने वाला है, देखिए ये वैल्यू जीरो हो जाएगी तो हमारे पास क्या बचेगा, ए इक्वल टू एफ जीरो अपॉन बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डी। तो ये स्क्वायर तो हट जाएगा इसका अंडर रूट के कारण, तो बी ओमेगा डी बचेगा। और ये जो पॉइंट हमको मिलने वाले जब फ्रीक्वेंसी को मैच करवाते हैं तो ओमेगा डी जो हमारी फोर्स्ड वाली है वही काम आती है और यही हमारा एम्पलीट्यूड होता है। और इसी वाले पॉइंट को बोलते हैं रेजोनेंस, मैच करवाना, रेजोनेंस। जो ये हमको वैल्यू मिल रही थी ना, ये इसको करने से तो उस टाइम पे ये जीरो हो जाता है जब मैच्ड हो जाता है, और इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस, ठीक है। तो इसी यही एक कारण मैं आपको बता रहा था कि जो एम्पलीट्यूड है वो कभी भी इन्फिनिटी नहीं होगा। अगर इसको आप जीरो भी इसको बराबर भी करवा दें तो सिर्फ यही वाली वैल्यू हटेगी, पर ये वाली वैल्यू हमेशा वहां पर में प्रेजेंट रहेगी, जिसके कारण नीचे वाली वैल्यू जो है डिनोमिनेटर वो कभी भी जीरो नहीं होगा। और अगर डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हुआ तो आपका एम्पलीट्यूड कभी भी इन्फिनिटी नहीं पहुंचेगा। ये आपको ये वाला बता रहा था मैं आपको, ओके है। सिंपल सा था एकदम, थोड़ा सा ऊपर से भी जा सकता है पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी डाउट आएगा मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर पूछिएगा, क्योंकि फिजिक्स ऐसा चीज ही है कि आपका मन, आपका जो सोचने का वे है वो कितना हाई हो सकता है, किस तरीके से आप चीजों को सोच सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछिएगा, मैं जरूर जवाब दूंगा उसका, ठीक है। टॉपिक के रिलेटेड पूछिएगा, इधर उधर का मत पूछिएगा, टॉपिक के रिलेटेड पूछिएगा, ठीक है। तो बताने में भी थोड़ी सहूलियत हो जाती है, ज़्यादा बेटर वे में मैं उसको अच्छे से समझा सकता हूँ, ठीक है। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जाम्पल दिया गया है आपके बुक में, तो उसको भी समझते हैं। बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है, ठीक है। उसको मैं समझाता हूँ इसको रफ करके, और फिर इस वीडियो को यहीं क्लोज करेंगे। इस पर कोई अलग से न्यूमेरिकल भी नहीं दिया गया है आपके बुक में, हम लोग भी नहीं करेंगे। पर आपको कोई न्यूमेरिकल्स में कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछिएगा, या तो उसका फोटो लेके मेरे फेसबुक के पेज में भी अपलोड कर सकते हैं, और फेसबुक के पेज का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ओके है, ठीक है। तो चलिए लास्ट पॉइंट को देखते हैं। इसको एग्जांपल बहुत ही सिंपल सा है। क्या किया गया है, एक स्ट्रिंग लिया गया है और इस स्ट्रिंग पे अलग अलग बॉब्स लगा दिए गए हैं, अलग अलग स्ट्रिंग से अटैच करके। इस टाइप से कुछ है आपका, इसको आप 1 दे दीजिए, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5। और ये सारे के सारे स्ट्रिंग हैं आपके, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, और इस सभी को एक स्ट्रिंग से यहाँ पास में जोड़ दिया गया है। अब उसके बाद क्या किया गया है कि इसको एक फोर्स लगा के इसको ऐसे हिला दिया गया। अब जब ये हिलना चालू किया तो ये अपनी वाइब्रेशन इस स्ट्रिंग को भेजेगा और इसके कारण ये सभी भी हिलना चालू कर देंगे फर्स्टली। उसके बाद क्या होगा, सब के सब अपने पहले नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे तो थे ही, बट इसके हिलाने के कारण ये स्ट्रिंग क्या करेगा, इन सभी को अपने फ्रीक्वेंसी पे मैच करवाएगा, जिसको हम रेजोनेंस बोलते हैं, मैच करवाने को। सिंपल सी बात है, जो मैं रेजोनेंस वाला पॉइंट बताया तो उसी का एक एग्जांपल लिया गया। ये हिलेगा तो धीरे धीरे सभी को अपने फ्रीक्वेंसी पे ढाल लेगा। जैसे कि मैं गाड़ी पे बैठा हूं तो गाड़ी की जो भी वाइब्रेशन है, मेरी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी उसको बिगाड़ के वो गाड़ी के फ्रीक्वेंसी से मुझे मैच करवा देगा, तो हम भी हल्का हल्का हिलना चालू हो जाते हैं। सिंपल सी बात है। कभी आप खड़बड़िया रास्ते में ऐसे चलाइए साइकिल या बाइक को, तो जो गाड़ी का जो वाइब्रेशन है वो हमारे शरीर में आता है और हम भी ऐसे ऐसे हिलने लग जाते हैं। वही वाला टाइप का चीज़ है ये, ठीक है। उसके बाद आपको समझ लीजिए कि ये स्ट्रिंग्स हैं और सभी स्ट्रिंग की हाइट अलग अलग है। तो जो हाइट अलग अलग होने के कारण क्या होगा, फ्रीक्वेंसी तो आपको सबको बराबर मिलने वाली है, बट ड्यू टू द लेंथ स्ट्रिंग के कारण जो एम्पलीट्यूड है वो आपको अलग अलग मिलेगा। तो इन्होंने इसमें क्या किया, इसमें बताते टाइम पे कि 1 और ये जो 4 वाला जो आपका बॉब है, दोनों का जो स्ट्रिंग है वो सेम है। अगर स्ट्रिंग सेम है तो ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो भी सेम माना जाएगा। तो 1 और 4 का जो एम्पलीट्यूड है वो दोनों के दोनों सेम है, फ्रीक्वेंसी तो सबका सेम ही होने वाला है। 2, 3 और 5 का फ्रीक्वेंसी तो सेम है ड्यू टू द रेजोनेंस के कारण, और सबके सब एक ही स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं, बट इनके जो एम्पलीट्यूड है वो आपको अलग अलग मिलेंगे, बिकॉज कि इनका ये जो स्ट्रिंग का ये जो देख रहे हैं लेंथ, ये अलग अलग है, ठीक है। तो ये एक अच्छा एग्जांपल था आपका रेजोनेंस को बताने का, और इसमें बड़ी सी थ्योरी दी गई है पर उसमें कुछ है नहीं, तो मैं भी ज़्यादा डीप में जाऊंगा नहीं। ऑलरेडी मैंने काफ़ी कुछ आपको रेजोनेंस के बारे में बताया भी है,
रियल एप्लीकेशन से जोड़ के बताया है, ठीक है। तो मेरा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू उसके हिसाब से मैंने आपको बताया है। 12th में इसके ऊपर में रेजोनेंस के ऊपर में एक अलग से चैप्टर भी है, उसमें आपको इसके ऊपर अच्छे से बताएगा और उस पर आपको रेजोनेंस के बारे में भी बताएंगे अच्छे से 12th में फिजिक्स में, और प्लस उसके बाद में बैंडविड्थ के बारे में बताएंगे कि कैसे बैंडविड्थ बनाया जाता है। वो सब आप 12th में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ने की जरूरत है। तो ये छोटा सा एक एप्लीकेशन बताया है बस आपके बुक में, ठीक है। ठीक है, तो इस वीडियो को अब यहीं क्लोज करते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक अब समझ में अच्छे से आ गया होगा, फोर्स, ऑसिलेशन एंड रेजोनेंस का टॉपिक। आपको डेरिवेशन भी आई होप समझ में आया होगा। वैसे शायद डेरिवेशन ना पूछे, पर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो कम से कम ये बनना चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मतलब कि जेईई और नीट के हिसाब से तो बनना चाहिए, जिससे अगर क्वेश्चन को ट्रिक किया जाए तो आप कम से कम उसे सॉल्व कर पाएं। इसके लिए मैंने सिर्फ डेरिवेशन बताया है। एनसीईआरटी में कोई डेरिवेशन नहीं है तो शायद आपको ना भी आए, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपके ट्रिकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये डेरिवेशन आपके काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपको बन भी जाएगा। मतलब रटने की कोशिश मत करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा कि वो कैसे बन रहा है। ओके है, ठीक है। तो कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जिससे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास पहुंच पाए और इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट उठा पाए। और हमारे चैनल पे आप नए हैं, इस वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।